यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8। ओके, तो एक्सरसाइज 8 है जो वह है रिलेटेड है आपकी अवकलन के अनुप्रयोग से, कि अवकलन को अपन कहाँ कहाँ पर काम में ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेनली इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है राशियों के परिवर्तन की दर, कि राशियों में जिस दर से परिवर्तन होता है उसे अपन अवकलन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है अवकलन का। सेकंड है वर्धमान एवं ह्रासमान फलन चेक करने के लिए, यदि हमें कोई फलन दिया हुआ है और यदि हमें चेक करना है कि यह वर्धमान है अथवा ह्रासमान है, तो वहाँ पर भी हम अवकलन का प्रयोग करके यह चेक कर सकते हैं कि दिया गया फलन वह वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। ओके, नेक्स्ट है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। तो अवकलन का प्रयोग करके हम स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मेनली चीज़ होती है, जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है वह होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है यह y का x के सापेक्ष अवकलन होता है। तो यहाँ पे जब आप dy बाई डी एक्स को यूज में लेंगे तो यहाँ से हमें स्पर्श रेखा की समीकरण मिलेगी। इसी प्रकार से यदि आपको अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है तो वह हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। ओके, यह आपका अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा। तो मेनली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ आपको dy बाई डी एक्स यूज में लेना पड़ रहा है और dy बाई डी एक्स वह अवकलन होता है। तो अवकलन के द्वारा अपन स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं यह अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। ओके, और ये जो वर्धमान एवं ह्रासमान फलन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कोई भी फलन है वह वर्धमान होगा यदि dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वह ग्रेटर देन हो 0 के। ओके, यहाँ पे मैं बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इन एक्सरसाइज का, तो आप इसको एक बार समझने का प्रयास करें और फिर अपन सभी पार्ट्स को इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यदि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो दिया गया फलन है वह हमेशा वर्धमान फलन होता है। और यदि dy बाई डी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो तो दिया गया फलन है वह हमेशा ह्रासमान फलन होगा। तो यहाँ पर भी मेनली आप जो फलन है उसकी पहचान करेंगे अवकलन के द्वारा। यदि अवकलन का मान धनात्मक है तो दिया गया फलन है वह वर्धमान होगा, और यदि अवकलन का मान ऋणात्मक है तो दिया गया फलन है वह ह्रासमान होगा। ओके, और फर्स्ट है राशियों में परिवर्तन की दर। तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल में हमें त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो आपको मान ज्ञात करना है वह ज्ञात करना होगा dA अपॉन dr का। ओके, जैसे अपन लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसका अर्थ होता है y में x के सापेक्ष अवकलन। इसको अपन बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें dy बाई डी एक्स मिलता है, बट इसी को आप लिखते हैं कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ओके, तो जो y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर होती है उसे अपन dy बाई डी एक्स के द्वारा लिखते हैं। अर्थात यदि आपको किसी राशि में अन्य राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है तो जिसके सापेक्ष हमें परिवर्तन ज्ञात करना होता है वह वैल्यू हमेशा बटा में रहती है। तो यहाँ पर था त्रिज्या के सापेक्ष
ओके, त्रिज्या को अपन r से लिखते हैं, इसलिए r है वह बटा में है, और वृत्त का क्षेत्रफल है a के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसलिए dA को अपन ने ऊपर लिखा। ओके, ये इस प्रकार से आपको अवकलन को यूज में लेना होता है। फिर नेक्स्ट आता है सन्निकटन मान, मतलब किसी भी मान, मतलब मीन्स मान लीजिए जैसे आपको √25 के लिए वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो इसका मान होता है 5, यह हमें मालूम है। बट यदि आपको वैल्यू फाइंड करनी हो 26 की, √26 की या √66 की, क्योंकि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए तो यह होता है 4, यह हमें मालूम है। बट यदि आपको 66 का घनमूल पूछा हो तो इसके लिए हमें अवकलन का प्रयोग करना होगा। ओके, तो सन्निकटन जो वैल्यू है आपकी, लगभग मान ज्ञात करना किसी भी संख्या का, किसी भी फलन का, यह भी अपन अवकलन के द्वारा कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है उच्छिष्ट एवं निम्निष्ट फलन की जांच करना। तो यहाँ पे कुछ एक चरण होते हैं आपके। फर्स्ट पॉइंट होता है हमें dy/dx ज्ञात करना होता है। फिर नंबर सेकंड होता है dy/dx बराबर 0 रख कर x के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट होता है d2y/dx² ज्ञात करते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है d2y/dx² में x के विभिन्न मान रखकर d2y/dx² का मान ज्ञात करते हैं। ओके, मीन्स आपने यहाँ पर जो x की वैल्यू ज्ञात की थी, अलग अलग जो भी वैल्यूज थी वे अपन d2y/dx² में रखते हैं। अब जब आप x का मान d2y/dx² में रखेंगे तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें संभव हैं। फर्स्ट है d2y/dx² का मान वह ग्रेटर देन 0 होगा। तो यदि d2y/dx² का मान ग्रेटर देन 0 हो तो आपका जो फलन है वह होता है निम्निष्ट। ओके, यदि d2y/dx² का मान ग्रेटर देन 0 हो तो आपका फलन होता है निम्निष्ट। इसी प्रकार से यदि d2y/dx² की वैल्यू लेस देन 0 हो तो आपका फलन होता है हमेशा उच्छिष्ट। ओके, तो यह यहाँ पे अपन जो अवकलन का प्रयोग है वह किस प्रकार से होगा, इसे आपको शॉर्ट में समझाया है मैंने थोड़ा बहुत, आप इसको समझने का प्रयास करें। अब जैसे ये सन्निकटन है तो यह अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में। उच्छिष्ट एवं निम्निष्ट फलन है, इसे अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.5 में, प्लस 8.6 प्लस जो विविध प्रश्नमाला है आपकी उसमें। ओके, तो जो उच्छिष्ट एवं निम्निष्ट वाला पार्ट है यह थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और एक आपका ये जो थर्ड वाला है यह भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा तो क्वेश्चन सभी से बनता है बट आपको इन दोनों पे विशेष ध्यान रखना होगा। ओके, अब अपन इनको नंबर वाइज एक एक लेकर स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन देखते हैं राशियों के परिवर्तन की दर वह किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। ओके, तो राशियों के परिवर्तन की दर, सबसे पहले अपन यहाँ पर वापस से एक बार वही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपन ने लिखा dy/dx, और बहुत बार अपन ने इसकी वैल्यू फाइंड भी की है एक्सरसाइज 7 में। तो इसका जो अर्थ होता है वह होता है y में, या y का x के सापेक्ष अवकलन। ओके, यह अपन ने अभी तक डिस्कस कर रखा है कि यदि हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना होता है तो उसे अपन लिखते हैं dy/dx के द्वारा। ओके, इसी को अपन, यह जो आपने लिखा इसे ही हम कहते हैं y का, या y में x के सापेक्ष
परिवर्तन की दर, अर्थात मीन्स अब आपको यह मालूम ही है कि जैसे y इज इक्वल टू मान लीजिए x³ + 2x + 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो परिवर्तन है वह x के सापेक्ष होगा y में, क्योंकि y है वह x पे डिपेंड कर रहा है। तो यही बात आपको यहाँ पर लिखनी है। dy/dx का जो अर्थ है वह होता है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, कि x का मान चेंज करने से y का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि यदि मैं लिखता हूँ y में थीटा के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो y में थीटा के सापेक्ष परिवर्तन की दर मीन्स अभी आपको नोटेशंस किस प्रकार से लिखने हैं वह अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो y में थीटा के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, अर्थात इसे आप लिखेंगे dy/d थीटा। ओके, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि y में थीटा के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पे आपको dy/d थीटा का मान ज्ञात करना होगा। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है y में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो यहाँ पर y में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष, अर्थात हमें वैल्यू ज्ञात करनी होगी dy/dt की। ओके, इसी प्रकार से मान लीजिए आपने लिखा x में थीटा के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो इसे आप लिखेंगे dx/d थीटा। ओके, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी यदि क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये थे बेसिक मीन्स, यदि ऐसा लिखा हुआ हो तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। बट अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा आपका कि वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसे अपन लिखते हैं a से, और त्रिज्या को अपन लिखते हैं r से। मीन्स आपको a में r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो जिसके सापेक्ष ज्ञात करनी होती है उसे अपन बटा में लिखते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी dA/dr की। ओके, इसी प्रकार से मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि गोले के आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो गोले का जो आयतन होता है उसे अपन लिखते हैं v से, और समय को अपन व्यक्त करते हैं t से। तो यहाँ पे हमें अवकलन करना है, मीन्स v में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, अर्थात आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी dv/dt की। ओके, इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि गोले के आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो जो गोले का आयतन होता है उसे अपन लिखते हैं v से, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को व्यक्त किया जाता है s से। तो इस कंडीशन में हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी dv/ds की। ओके, तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि हमें किस प्रकार से यह आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में हमें किस वैल्यू का मान फाइंड करना है। तो आपको एक्सरसाइज जो 8.1 है आपकी, यह जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, यह एक्सरसाइज 8.1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं सारा मैटर। तो ये सब आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। और ले लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पर मान लीजिए
आपको दिया हुआ है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में भुजा, भुजा को यदि अपन x से व्यक्त करें, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे अपन लिखते हैं s से। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी ds/dx की। ओके, तो इस प्रकार से आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, किस राशि का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, यह क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को आपको यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसे 2-3 बार पढ़ें क्वेश्चन को, और यह सब कुछ आइडेंटिफाई करें कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिए हुए हैं और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यह सब आप अच्छे से नोट करें अपने नोटबुक में। इसके बाद में अपन आगे का नेक्स्ट मैटर देखते हैं, आप इसे जल्द से नोट करें। यस, अब आप देखें यहाँ पर जो एक्सरसाइज 8.1 है उससे रिलेटेड कुछ एक फॉर्मूलेज हैं, वे आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। ओके, उनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करें। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन किसके द्वारा व्यक्त करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है सरफेस एरिया, तो इसलिए इसे अपन कैपिटल S के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है आयतन की। आयतन को अपन कहते हैं वॉल्यूम, इसलिए इसे अपन लिखते हैं कैपिटल V से। और जो क्षेत्रफल होता है वह होता है एरिया, इसलिए इसे आप लिखते हैं A के द्वारा। ओके, तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर नंबर 1 है गोले का आयतन। तो आयतन है इसलिए इसे आप V के द्वारा व्यक्त करेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह आपको मालूम होना चाहिए। तो गोले का जो आयतन होता है वह होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, यह गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। नेक्स्ट है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए इसे अपन s से लिखेंगे, और यह होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, आपने कक्षा 10th में भी पढ़े हुए हैं ये, तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट है घन का आयतन। जो घन का आयतन है उसे अपन v से व्यक्त करेंगे, और यह होता है भुजा क्यूब। ओके, घन का जो आयतन होता है उसे अपन लिखते हैं भुजा क्यूब, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे जनरली अपन भुजा को x के द्वारा व्यक्त करेंगे, तो इसलिए यह बन जाएगा x क्यूब। फिर नेक्स्ट है आयत का परिमाप। तो परिमाप को अपन लिखते हैं, जो परिमाप होता है पेरीमीटर बोलते हैं जिसे, इसलिए इसे अपन व्यक्त करते हैं कैपिटल P के द्वारा। तो परिमाप आयत का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल होता है परिमाप। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यदि आप लंबाई को x से और चौड़ाई को y से रिप्रेजेंट करेंगे तो यह बन जाएगा x इंटू वाई, और यह बन जाएगा 2x प्लस y। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है शंकु का आयतन। तो आयतन है इसलिए इसे आप v के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होगा वह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, जहाँ पे r है वह इसकी त्रिज्या होती है और h है वह इसकी ऊंचाई होती है। ओके, यह आपको लर्न होने चाहिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यह आपको आता ही होगा, इसका फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, जहाँ पे r है वह वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये आपको फॉर्मूले बेसिक से ये आपको आते ही होंगे पहले से, बट यदि नहीं आते हैं तो ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि यदि ये लर्न नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो आप इनको नोट करें। यस, अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 1।
तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ओके, तो मीन्स यहाँ पे हमें आयतन में परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो जिसके सापेक्ष ज्ञात करनी होती है वह वैल्यू बटा में लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन एस से लिखते हैं और आयतन को वी से। अर्थात हमें इस क्वेश्चन में जो ज्ञात करना है वह है dv अपॉन ds का मान। ओके, क्वेश्चन को पढ़ के आपको सबसे पहले यह बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट आप देखें कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इसकी त्रिज्या है वह 2 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो भी डेटा गिवन है, दिया गया है कि r इज इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसको सरल करें। तो जो आपने एक्सरसाइज 7.4 पढ़ी थी, जो प्राचलिक समीकरण पढ़ी थी अपन ने कि जब x है वह t के पदों में दिया हुआ हो और y भी t के पदों में दिया हुआ हो तो किस प्रकार से अपन dy अपॉन dx ज्ञात करते थे। समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड करते थे। तो उसी प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें, चूँकि गोले का आयतन v बराबर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर आप देखें कि जो v है वह r पे निर्भर कर रहा है, इसलिए आप लिखें r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 पाई जो है अचर पद है, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 पाई और 3r स्क्वायर। इस 3 से यह 3 कैंसिल होगा, तो अतः dv अपॉन dr की जो वैल्यू है वह हमें मिली 4 पाई r स्क्वायर। ओके, 4 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर देखें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S इज इक्वल टू होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर। ओके, जो फॉर्मूला है अपन ने यहाँ पर लिख भी रखा है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन लिखते हैं 4 पाई r स्क्वायर से। तो यहाँ पे अब आप देखें कि जो S है वह भी r पे निर्भर कर रहा है, यहाँ पर v है वो r पे निर्भर कर रहा था, तो यहाँ पर भी r के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यह बन जाएगा ds अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई अचर पद है तो इसे बाहर रखेंगे और r स्क्वायर का आप अवकलन करेंगे। तो r स्क्वायर का अवकलन वह होगा 2r, क्योंकि x स्क्वायर का अवकलन अपन 2x लिखते थे। तो ये सब छोटे छोटे जो अवकलन है वे आपको यहाँ पर काम में आएंगे। तो ds अपॉन dr इज इक्वल टू यह बन जाएगा 4 पाई इंटू 2r। तो अतः आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः ds अपॉन dr इज इक्वल टू 8 पाई r। ओके, इसे अपन यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने और यदि इसे इक्वेशन नंबर सेकंड माने तो अब चूंकि हमें फाइंड करना है dv अपॉन ds, तो इसलिए आप फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करें, क्योंकि dv में ds का भाग देना है। तो आप यहाँ पर लिखें समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो यह बन जाएगा dv अपॉन dr अपॉन ds अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 8 पाई r। ओके, अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल करें। तो dr से dr कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, यह 2 टाइम और इससे यह। तो dv अपॉन ds की जो वैल्यू है वह हमें मिली r अपॉन 2।
ओके। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि r की वैल्यू है वह 2 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें, तो आप लिखें इसे यदि अपन इक्वेशन नंबर 3 माने तो समीकरण 3 में r का मान रखने पर यह बन जाएगा dv/ds इज इक्वल टू 2/2 मीन्स dv/ds इज इक्वल टू आपके पास आया 1। अब यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8.1 है, इसका यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसका मात्रक जरूर लिखना है वहाँ पे लास्ट में आंसर में। तो अब आप देखें कि जो आयतन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आयतन में हमेशा जो घात होती है वह 3 होती है। आयतन में घात हमेशा 3 होती है और पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब भी बात होगी तो वहाँ पर जो घात होती है वह हमेशा 2 होती है। और सिंपली यदि आप त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या या लंबाई या चौड़ाई या तिर्यक ऊंचाई, तो इन सब कंडीशन में जो घात होती है वह हमेशा 1 होती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप आयतन की बात करेंगे तो घात हमेशा आपको लिखनी है 3। जब भी आप पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो घात होगी हमेशा 2। और जब आप बात करेंगे त्रिज्या की, लंबाई, चौड़ाई, तिर्यक ऊंचाई, सिंपली ऊंचाई, तो इन सब स्थितियों में जो घात है वह 1 लेनी होगी। तो अब आप यहाँ पर देखें कि dv अर्थात आयतन की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर अब चूँकि जो त्रिज्या वह सेंटीमीटर में दी हुई थी तो इसलिए इसे आप लिखेंगे सेमी क्यूब अपॉन एस है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसे अपन लिखेंगे सेमी स्क्वायर। ओके, dv/ds की जो वैल्यू है उसका जो मात्रक होगा वह होगा सेमी क्यूब अपॉन सेमी स्क्वायर। ओके, तो इसे आप अच्छे से नोट करें। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे और फर्दर चाहें तो आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं, यह इसका आंसर हो जाएगा। या फिर अब इसे आप यदि सरल करेंगे तो dv/ds की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ओके, क्यूब से जो स्क्वायर है वह कैंसिल हो जाएगा तो पावर 1 बचेगी, मीन्स सेंटीमीटर रिमेनिंग रहा। ओके, तो यह इसका आंसर होगा। आप इसे अच्छे से नोट करें और समझें, क्वेश्चन को पढ़ें पहले आप कि क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है। ओके, फिर आप क्वेश्चन को हल करें। तो आप इसे नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो यह अपन इसका इस प्रकार से डायग्राम बना लेते हैं, एक सिंपल सा। ओके, यह अपन बिंदु मान लेते हैं ए और यह बिंदु मान लेते हैं अपन बी। तो जो ए बी एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई है वह हमें दी हुई है 10 मीटर। ओके, इस सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। यह दीवार के सहारे झुकी हुई है। यदि सीढ़ी के आधार को, मीन्स यदि बात हो रही आधार है ए बिंदु, तो यदि सीढ़ी के आधार को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से ज़मीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, तो आप इसे समझने का प्रयास करें। यह यहाँ पे आपकी दीवार है और यह इसका आधार बिंदु है। तो इस आधार बिंदु को अपन इस दीवार से दूर ले जा रहे हैं और इस ज़मीन पर, तो मीन्स जो बिंदु ए है वह इस तरफ जा रहा है। ओके, अब यदि मैं इसको x मानता हूँ कि यह जो दूरी है यह x मीटर है और यह दूरी है वह y मीटर है, यह अपन मान लेते हैं। ओके, और यह आपका मूल बिंदु हो जाएगा O।
तो ओ और ए के बीच की जो दूरी है आप लिख सकते हैं यहाँ पर, माना ओ ए के मध्य की दूरी x मीटर व ओ बी के मध्य की दूरी y मीटर है। ओके, तो अब जब आप ए बिंदु को इस तरफ लेके जाएंगे, एक्स अक्ष पे आगे की ओर लेके जाएंगे, तो जो एक्स का मान है यह बढ़ेगा। ओके, क्योंकि जो आधार है यह यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा यदि, तो मीन्स आपकी दूरी है वह ये हो जाएगी। तो इसमें इतना परिवर्तन हो रहा है, यह पॉजिटिव है, इसका मान बढ़ रहा है। ओके, तो इस तरफ जब आप इसको लेके जाएंगे तो एक्स का मान बढ़ेगा अर्थात, और जो यह इस तरफ जा रहा है वह है 1.2 मीटर प्रति सेकंड से, अर्थात इसमें परिवर्तन हो रहा है सेकंड के सापेक्ष। तो यह जो वैल्यू है यह है आपकी dx/dt की वैल्यू। dx/dt की वैल्यू हमें दी हुई है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अक्ष के मान में जो वृद्धि हो रही है वह समय के सापेक्ष हो रही है, इसलिए यह जो वैल्यू है वह है dx/dt की। अब जब ये CD इस तरफ जाएगी तो यहाँ से नीचे की ओर भी आएगी, मीन्स y का जो मान है वह कम होगा, घटेगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो इसलिए हमें यह ज्ञात करना है कि जो CD है वह नीचे की ओर किस दर से आ रही है। ओके, यह इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। और साथ में आपको दिया हुआ है कि CD का जो आधार है वह दीवार से 6 मीटर की दूरी पर, मीन्स इनके बीच की जो दूरी है वह वास्तव में 6 मीटर है, ये जो दूरी है। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमें इस प्रकार से एक ऐसी समीकरण बनानी है इस टाइप का, जब भी क्वेश्चन होगा कि वहाँ पे dx/dt भी बने उस समीकरण के द्वारा और उसी समीकरण से dy/dt भी बने। तो यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में इसकी वैल्यू 6 है, यह 10 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से OB की जो वैल्यू है वह होगी 8 मीटर। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि लंब बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तथा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर जो है वह बराबर होगा AB स्क्वायर के, मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होगा। तो यह बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास इस प्रकार की समीकरण है यह, जिसमें x और y दोनों आ रहे हैं। तो आप इसका अब t के सापेक्ष अवकलन करें, तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह हो जाएगा d/dt x स्क्वायर प्लस d/dt y स्क्वायर इज इक्वल टू d/dt 100। ओके, तो x स्क्वायर का अवकलन वह 2 बार होगा, तो यह होगा 2x इंटू dx/dt प्लस y स्क्वायर का 2y और फिर y का dy/dt इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई भी आप पुट कर सकते हैं, या फिर आप इसे लिखें अतः 2y dy/dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx/dt। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y की जो वैल्यू है वह हमें दी हुई है 8। ओके, यहाँ पे आपने फाइंड की है, ये जो वैल्यू है यह y की वैल्यू है। तो यह हो जाएगा 8 इंटू dy/dt इज इक्वल टू माइनस x की वैल्यू है 6 इंटू dx/dt की वैल्यू है 1.2। तो यहाँ से dy/dt की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7.2/8। तो अतः dy/dt का मान होगा माइनस 0.9, और यहाँ पर भी जो परिवर्तन है वह मीटर प्रति सेकंड की दर से ही होगा। तो अतः आप लिख सकते हैं कि अतः
जो CD का जो ऊपरी सिरा है वह अतः CD का ऊपरी सिरा 0.9 मीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे की ओर आ रहा है। ओके, यह हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक घन का आयतन वह 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ओके, तो जो परिवर्तन हो रहा है वह समय के सापेक्ष हो रहा है, अर्थात दिया गया है आपको यहाँ पर dv/dt की वैल्यू। ओके, इसकी एक कोर की लंबाई मीन्स इसकी जो भुजा है वह है 10 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात ds/dt की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आपको जो दिया हुआ है उससे आप स्टार्ट करें। आप लिखें घन का आयतन v बराबर x3, जो अवकलन वह होगा समय के सापेक्ष, क्योंकि बटा में हमें सेकंड दिया हुआ है अर्थात परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा dv/dt = 3x² इंटू dx/dt। ओके, यहाँ पे यदि आप x की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं। यह हो जाएगा साथ में dv/dt की वैल्यू भी हमें दी हुई है 9 = 3 इंटू 10² इंटू dx/dt। तो इससे आपने इसको काटा तो यह हो जाएगा dx/dt = 3/100। ओके, अब हमें ज्ञात करना है ds/dt। तो आप लिखें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s = 6x², t के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यह बन जाएगा ds/dt = 6 इंटू 2x इंटू dx/dt। ओके, अब आप वैल्यूज को पुट कर दें तो 6 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3/100। तो 0 से यह 0 कैंसिल होगा 3.6। तो अब आपको यहाँ पर इसका मात्रक भी लिखना है। तो जो मात्रक है उसमें आप देखें अब यहाँ पे कि आपको दिया हुआ है S मीन्स पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन ने बात की थी कि हमेशा स्क्वायर होगा, तो इसे आप लिखें सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज अपन ने इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो भी थ्योरी पार्ट अपन ने यहाँ पे देखा, उसे आप अच्छे से एक बार वापस से रिवाइज करें और नोटबुक में नोट करें। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जो फॉर्मूलेज थे उन्हें आप लर्न करेंगे आज, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से एक बार वापस से सोल्व करें। क्वेश्चन की जो भाषा है उसे आप पढ़ें और वहाँ से आप यह फाइंड करें कि हमें क्या तो ज्ञात करना है और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, धन्यवाद।